आइए अब हम लोग क्लास 8 में चलते हैं। किस में चलते हैं? क्लास 8 में। और हम लोगों ने कृत्रिम क्या पढ़ रहा था? प्लास्टिक तंतु के बारे में पढ़ रहा था। प्लास्टिक तंतु नहीं, प्लास्टिक अलग है और संश्लेषित तंतु पढ़ रहे थे। संश्लेषित तंतु बोले तो कृत्रिम तंतु, समझे कि नहीं? और उसमें हम लोगों ने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया था? नाइलॉन के बारे में पढ़ा दिया था, पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ा दिया था ना। पॉलिएस्टर के बारे में आज पढ़ना था। आज क्या पढ़ना था? पॉलिएस्टर के बारे में। देखिए ध्यान से, पॉलिएस्टर आप लोगों को हम बता दें, 8 क्लास वाले को देखिए ध्यान से, 8 क्लास वाले बच्चों को हम लोग कहां तक पढ़ा दिए थे? तो आप लोगों को हम पढ़ा दिए थे, नाइलॉन पढ़ा दिए थे और रेयॉन के बारे में बढ़िया से पढ़ा दिए थे, संश्लेषित तंतु में, ठीक है ना। अब हम लोग आज पढ़ लेंगे पॉलिएस्टर के बारे में, एक्रिलिक के बारे में। देखिए ध्यान से, पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ लेना है ना। पॉलिएस्टर के बारे में, तो पॉलिएस्टर क्या है? तो पॉलिएस्टर जो तंतु है, तंतुओं में एथिलीन इसमें महत्वपूर्ण आता है। इसमें क्या आता है? एथिलीन महत्वपूर्ण होता है पॉलिएस्टर में। पॉलिएस्टर में आप लोगों को याद रखिएगा कि तंतु में एथिलीन जो है महत्वपूर्ण है ना। पॉलिएस्टर को ही हम लोग अगर इंग्लैंड चले जाए तो उसको टेरिलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेरिलीन। अगर आप लोग अमेरिका में चले जाएंगे तो इसको डेक्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्रॉन। और भारत में इसको आदमी बोलता है टेरिन। क्या बोलता है? टेरिन। समझे कि नहीं? और ये बनता किस चीज से है? तो ये बनता है आप लोगों को एथिलीन ग्लाइकोल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एथिलीन ग्लाइकोल और एथिल है ना टरथैलेट के बीच हम लोग इसका निर्माण करते हैं उत्प्रेरक एस्टर के विनिमय द्वारा। इसको अच्छी तरह से हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं, है ना। इसमें सबसे बड़ा बात क्या है पॉलिएस्टर में कि इसको धोना बहुत आसान है कि नहीं? इस पर आयरन उरन नहीं करने की जरूरत है और ये सभी जगह उपयोग में आ जाते हैं। तो कुल मिला जुला करके मैंने हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉलिएस्टर के जो रेशे होते हैं, वो पॉलिएस्टर के रेशे जो होते हैं वो पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम उत्पाद से प्राप्त होते हैं। आप इसका देखिएगा, इस रेशे से हम लोग क्या बनाते हैं? बोतल का भी निर्माण होता है, घरेलू बर्तन भी इसका निर्माण होता है ना। पहले फिल्म वगैरह भी इससे तैयार किया जाता था, जो निगेटिव टाइप का रहता था ना, वो तैयार किया जाता था। तो अन्य उपयोगी निर्माण में भी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। किसका? पॉलिएस्टर का। तो चलिए पॉलिएस्टर के बारे में ध्यान से समझिएगा कि है क्या चीज। पॉलिएस्टर जो है, तो पॉलिएस्टर तंतुओं में पॉलिएस्टर जो तंतु है उसमें एथिलीन महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? एथिलीन। याद रखिएगा इसको, एथिलीन महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत है? इसके बाद देख लीजिए, इसे इंग्लैंड में क्या बोलते हैं? अभी बताया ना हम आपको। तो इसे इंग्लैंड में है ना, इसको बोला जाता है टेरिलीन। क्या बोलते हैं? टेरिलीन। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इसी चीजवा का नाम क्या चीज है? डेक्रॉन। क्या नाम है? डेक्रॉन। अब भारत में तो पॉलिएस्टर है ये है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, उस चीज का नाम है टेरीन। क्या बोलते हैं इसको? टेरीन। ये बात समझ में आ गई सबको? इसलिए बता दिए कि ताकि आप वहां अगर कभी जाने का मौका मिले तो आप इस चीज से घबराइए नहीं कि भैया यहाँ पे इसका क्या नाम है। समझे कि नहीं? और ये मूल रूप से बोलबे नहीं करते हैं आप लोग। इसका मूल रूप से कैसे बनता है तो समझिए ध्यान से। आप ले लीजिए एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या ले लीजिए? एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल आप लोग ले लीजिए। और क्या ले लीजिएगा? तो आप ले लीजिए एथिल है ना टरथैलेट। क्या ले लीजिएगा? एथिल टरथैलेट। ये हम लोग ले लेते हैं, समझे कि नहीं? और इसके बीच है कि नहीं, उत्प्रेरकीय एस्टर ले लीजिए। उत्प्रेरकीय एस्टर, तब आपको क्या बन जाएगा? तो इसके विनिमय द्वारा
है ना, इसके विनिमय द्वारा अच्छी तरह बनाते हैं। कोई दिक्कत? आगे और इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं? तो देखिए इससे अगर बना हुआ कपड़ा है तो उसको धोना बहुत आसान है। उसको धोना क्या है? बहुत आसान। गर्मी के दिन में ये सब कपड़ा नहीं पहनना है, ठीक है ना। इसका बना हुआ कपड़ा गर्मी के दिन में नहीं पहना जाता है। यह वस्त्र उद्योग में काफी उपयोगी है। यह वस्त्र उद्योग में क्या है? बहुत उपयोगी है। समझेंगे नहीं? पॉलिस्टर का जो रेशा होता है, पॉलिएस्टर का जो रेशा है, ये आपको कहां से प्राप्त होते हैं? तो पेट्रोलियम उत्पादों से बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों से बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों से बनाए जाते हैं। और इसका उपयोग और देख लीजिए कहां है। मुख्य रूप से तो इसका है उपयोग वस्त्र में। अन्य जगहों पर कहां है? तो जैसे बोतल बनाते हैं हम लोग, बोतल बनाने में इसका उपयोग होता है। और कहां होता है? घरेलू बर्तन बनाने में होता है। घरेलू बर्तन बनाने में होता है। और कहां होता है? फिल्म बनाने में होता है। तार वगैरह भी बनाए जाते हैं इसका, है कि नहीं। अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माणों में होता है। उत्पादों के निर्माण में होता है। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है पॉलिएस्टर के बारे में देख लिए। देखे कि नहीं देखे? अगर पॉलिएस्टर के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आप इतना सारा चीज को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब देख लेते हैं हम लोग एक्रेलिक के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? एक्रेलिक। और इसके बाद सीधे हम लोग पढ़ने लगेंगे प्लास्टिक। एक्रेलिक जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या पढ़ लेंगे हम लोग? प्लास्टिक। पहले उसका माने इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे रेशा की पहचान कैसे करेंगे, उसका कुछ लाभ है, संश्लेषित तंतुओं का कुछ हानि भी है, उसको देख लेंगे। और तब हम लोग प्लास्टिक में आ जाएंगे, पूरा रेशा समाप्त हो जाएगा। एक्रेलिक के बारे में देख लीजिए। एक्रेलिक जो है कि नहीं, ये क्या चीज है इसके बारे में समझिए। तो एक्रिलोनाइट्रिल, क्या नाम बोल रहे हैं? एक्रिलोनाइट्रिल। एक्रिलोनाइट्रिल। और एक्रिलोनाइट्रिल का जो सूत्र होता है वो होता है CH2। देखिए इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CHCN। समझे कि नहीं? CH2 डबल बॉन्ड CHCN। समझे कि नहीं? और इसी के बहुलीकरण उत्पाद है कि नहीं? बहुलीकरण उत्पाद, बहुलीकरण उत्पाद, बहुलीकरण उत्पाद जिसको पॉली एक्रिलिक क्या बोलते हैं? पॉली एक्रिलिक कहलाते हैं। पॉली एक्रिलिक कहलाते हैं। पॉली मैंने बहुत होता है, पॉली एक्रिलिक कहलाते हैं। यानी कि इसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी तो इसको क्या बोलेंगे? पॉली एक्रिलिक। और यह दो प्रकार का होता है। यह कितना प्रकार का एक्रिलिक? दो प्रकार का। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन दो प्रकार का होता है? तो एक को कहते हैं समबहुलक। एक को क्या कहते हैं? समबहुलक। समबहुलक बोलेंगे तो समबहुलक को बोला जाता है होमोपॉलीमर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? होमोपॉलीमर्स। एक होता है दूसरा का जो होता है वह होता है सहबहुलक। क्या होता है? सहबहुलक। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्रिलिक का कितना प्रकार होता है? तो दो, समबहुलक और सहबहुलक। सहबहुलक बोले तो है ना कोपॉलीमर। क्या बोलेंगे इसको? कोपॉलीमर। आगे समझ में? ये जो समबहुलक है ये क्या कहलाता है? किसको कहते हैं? समबहुलक। तो समबहुलक जो होता है तो उसको बोलेंगे कि वह बहुलक। क्या बोलेंगे? वह बहुलक जो समान एकलक है ना, जो समान एकलक
अणुओं के संयोग से बनता है। समझे? जैसे हम लिख देते हैं वह बहुलक, देखिए ध्यान से, वह बहुलक, ठीक है ना, जो समान एकलक, जो समान एकलक, देख रहे हैं ना, वह बहुलक जो समान एकलक अणुओं के संयोग से बनता है। अणुओं के समान, वह बहुलक जो समान एकलक अणुओं के, है ना, वह बहुलक जो समान एकलक अणुओं के संयोग से बनता है। संयोग से बनता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समबहुलक। क्या कहेंगे? समबहुलक। इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो बता दीजिएगा ऑर्लॉन। इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? ऑर्लॉन। ऑर्लॉन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है ना, ऑर्लॉन। और अब यहां पे अगर सहबहुलक के बारे में पूछा जाएगा, इसके बारे में सहबहुलक, सहबहुलक में क्या बोलेंगे? वह बहुलक जो, यहां समान नहीं है ना, विभिन्न, क्या लिख देंगे? विभिन्न एकलक से, विभिन्न एकलक अणुओं के संयोग से बनता है। अब यहां पर एग्जाम्पल देना होगा तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आ जाएगा डाइनिल, है ना, क्या आ जाएगा? डाइनिल। देखिए जरा सा किताब, वो क्या यही नंबर दिया हुआ है? एक मिनट, एक मिनट जैसा देखने दीजिए हमको। समबहुलक न पढ़ रहे थे हम लोग, इधर आओ यार। हाँ डाइनिल, हम ठीक है तो बोल रहे थे डाइनिल। क्या नाम है इसका? डाइनिल। कोई दिक्कत है? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण में यही आ सकता है। चलिए ठीक हो गया। अब देख लीजिए यह नजर कैसा आता है आपको? एक्रिलिक नजर कैसा आएगा? तो ऊन का जो रेशा देखे है ना, ऊन जिसे स्वेटर बनाता है, तो ऊन के जैसा, यह ऊन के रेशे जैसा प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है? तो यह ऊन के रेशे जैसा प्रतीत होता है। रेशे जैसा प्रतीत होता है, ऊन के रेशे जैसा प्रतीत होता है। समझ में आई बात? यह ऊन के रेशा जैसा प्रतीत होता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एक्रिलिक का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ध्यान से समझिए, इसका उपयोग होता है आप लोगों को स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में, ऊन के साथ फिट करके बना देते हैं, है ना, स्वेटर। और क्या चीज में? शॉल बनाने में होता है। और क्या होता है? तो देखिए कंबल बनाने में इसका उपयोग होता है। किसके बनाने में? कंबल बनाने में। कंबल बनाने में इसका उपयोग होता है। ईटीसी कर दीजिए, समझे कि नहीं? तो ये हो गया आप लोगों का एक्रिलिक। तो आप लोगों ने पढ़ लिया रेयॉन के बारे में, नाइलॉन के बारे में, पॉलिस्टर के बारे में, एक्रिलिक के बारे में, समझे कि नहीं? अब हम लोग देख लेते हैं कि संश्लेषित जो तंतु है, यानी कि संश्लेषित तंतु उस तंतु को कहते हैं जो मानव के द्वारा निर्माण किया गया है, जिसको हम लोग कृत्रिम तंतु भी कहते हैं। तो संश्लेषित तंतु के लाभ क्या क्या चीज है, समझे कि नहीं? तो आइए हम लोग देख लेते हैं संश्लेषित तंतुओं से लाभ। क्या पढ़ लेंगे? संश्लेषित तंतुओं से लाभ। तो क्या क्या लाभ है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो संश्लेषित तंतुओं से लाभ है, तो देखिए ये लाभ हम लोगों को क्या है? देखिए जहां आपको पेड़ पौधे से जो कपास की प्राप्ति होगी या जानवरों से जो हम लोग रुई की प्राप्ति करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा समय भी और बहुत ज्यादा मेहनत की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें जो है से बहुत कम मेहनत में हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसको मानव कृत्रिम तरीके से बनाता है कि नहीं? तो कृत्रिम तरीके से जो चीज बनाए जाएंगे निश्चित तौर पर उसमें समय भी कम लगेगा, खर्च भी कम लगेगा, है ना, और परेशानी भी कम होगी। तो सबसे सरलता से ये उपयोग में आने वाली चीज है। तो ये इसको लिखेंगे कि ये सरलता से उपयोग में आने वाले, कम खर्च में और आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध हो जाते हैं, समझे कि नहीं? तो ये पहला लाभ है। क्या क्या लाभ है? तो इसका देखिए, ये सरलता से उपयोग में, ये सरलता से उपयोग में, ये सरलता से उपयोग में, और कैसे? कम खर्च में,
और कैसे? कम खर्च में। कम खर्च में नहीं, एकदम आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध। आकर्षक डिजाइनों में, है कि नहीं? आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध। और यही नहीं, इसको देखभाल करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कम देखभाल में, समझे कि नहीं? कैसे? कम देखभाल में, कम देखभाल में। और कैसे? शीघ्रता से सूख जाने वाले तथा नहीं सिकुड़ने वाले वस्त्र हैं। इसको सूखने में भी समय नहीं लगेगा, इसको सिकुड़े उकड़ेगा भी नहीं। जैसे सूती उती कपड़ा लीजिएगा ना, तो फिट फाट दीजिएगा तो सिकुड़ जाएगा, तो उसको आयरन करवाइए। इसमें कोई आयरन उड़न की जरूरत नहीं है। इसे कपड़ा में खूब सुंदर सुंदर डिजाइन के एकदम चमकते हुए, डांसर वगैरह वो सब ज्यादा पहनता है, वो सब चीज को, समझे कि नहीं? वैसे ऐसे कपड़े को, है ना? कम देखभाल में। और क्या चीज? शीघ्रता से सूख जाने वाले। शीघ्रता से क्या हो जाता है? ये सूख जाने वाले, सूख जाने वाले तथा नहीं सिकुड़ने वाले, नहीं सिकुड़ने वाले। ये सिकुड़ता भी नहीं है, समझे कि नहीं? तो नहीं सिकुड़ने वाले वस्त्र होते हैं। वस्त्र बनाए जाते हैं, कर दीजिए, वस्त्र बनाए जाते हैं। तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? लाभ हुआ कि नहीं हुआ? बस हटाइए, इतना ही करके बस एकरे में हम सब ले आन दिए, है कि नहीं? एकरे में हम सब ले आन दिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसका हानि। अब क्या देख लेते हैं? हानि। किसका हानि? संश्लेषित तंतुओं की हानि, समझे कि नहीं? हानि क्या है? तो देखिए, सबसे पहला जो उस सब का कपड़ा पहन लीजिएगा ना, इसका बना हुआ, तो पसीना टपकेगा, सूख भी नहीं करता है पसीना। इस समय क्या है? पसीना सूख जाता है, सूती है तो पसीना इसमें सूख जाएगा, समझे कि नहीं? और उसमें पसीना नहीं सूखेगा तो आपके अंदर में चप 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 लगते रहेगा। क्या लगते रहेगा? चप 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 चप, समझे कि नहीं? हवा भी अंदर प्रवेश नहीं करता है। जब पसीना निकलेगा, सूखेगा नहीं, तो शरीर को नुकसान है कि फायदा है? बहुत ही नुकसान है। बोलिए। तो यह जल तथा पसीने का अवशोषण नहीं कर पाता है। यह जल तथा पसीने का अवशोषण नहीं कर पाता है। क्लियर हो गया? नहीं कर पाता है। दूसरा हानि इसका क्या है? तो दूसरा हानि इसका है, गर्मी के दिन में इस कपड़े से हमारे शरीर को क्या पहुंचता है? नुकसान। हमारे शरीर को क्या पहुंचता है? नुकसान। तो गर्मी के दिन में, है ना, गर्मी के दिन में इसके कपड़े शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कपड़े शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर हो गया? इसका कपड़ा आप जाड़ा के दिन में इस्तेमाल कीजिए। इसका कपड़ा जो है, रेशा का कपड़ा जो है आप इस्तेमाल कीजिए किसमें? बरसात के दिनों में, समझे कि नहीं? बरसाती, क्योंकि पानी को सूख भी नहीं करता है। पानी अगर इस पर पड़बो करेगा तो पानी नीचे गिर जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा, अंदर नहीं घुसेगा, समझे कि नहीं? तो बरसाती वगैरह से बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अब हम लोग रेशों की पहचान कर लेते हैं। अब क्या चीज है अगला टॉपिक? रेशों की पहचान। रेशों की पहचान देख लीजिए। इसका कुछ पहचान आपको बताते हैं, तब प्लास्टिक शुरू कर देंगे, ठीक है ना? तो देखिए, आप समझिए, सब बारी बारी से पहचान बनाते हैं। देखिए, अगर आप सूती वस्त्र लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं? सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र शीघ्र ही पीली लौ के साथ जलता है। सूती वस्त्र को जलाइएगा तो कैसा लौ रहेगा? पीला टाइप का, समझे कि नहीं? पीला आग निकलेगा। तो ये पहचान है सूती वस्त्र का। क्या पहचान है? कि सूती वस्त्र शीघ्र ही, कैसे? शीघ्र ही पीली लौ के साथ, है ना? किस लौ के साथ? पीली लौ के साथ जलता है। पीली लौ के साथ जलता है। पहचान आ रहा है समझ में? और इसके जलने से, अगर ये जलेगा और सूती वस्त्र रहेगा तब पहचान। और देख लीजिए,
और इसके जलने से, इसके जलने से आपको कागज जलने जैसी गंध आएगी। कैसे गंध आएगी? कागज, हाँ ना, जल के जैसे जलने से कागज के जलने जैसी गंध आती है, जलने जैसी गंध आती है। आए समझ में? हाँ, कागज के जलने जैसी गंध आती है। और यही नहीं, इसका जो राख बचेगा जलने के बाद वह भूरा रंग के रहेगा। किस रंग का रहेगा? भूरे रंग का। तो भूरे रंग का राख शेष रह जाता है, तथा भूरे रंग का राख शेष रह जाता है, शेष रह जाता है। अगर इस टाइप का दिखाई दे तो वह वस्त्र कैसा होगा? कपड़ा कैसा होगा? सूती। कैसा होगा? सूती। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए दूसरा पहचान लिनन का बताते हैं। किसका बताते हैं? लिनन कपड़ा का। तो लिनन भी सूती वस्त्र के समान भी लगता है देखने में। लिनन भी है ना, लिनन का कपड़ा पहने जाते, लिनन भी सूती वस्त्र के समान ही लक्षण, लिनन भी सूती वस्त्र के समान ही लक्षण है ना। इनका भी लक्षण कैसा रहेगा? सूती वस्त्र के समान ही। समझे कि नहीं? लक्षण प्रकट करते हैं, कर देते हैं, लक्षण प्रकट करते हैं। कोई दिक्कत है? लक्षण प्रकट करते हैं। अब देख लीजिए इसका राख जो होगा, तो इसका राख देखिएगा भूरा रंग के है ना। तो लिनन को जब जलाइएगा तो इसका राख जो है रंग वही रहेगा, लेकिन इसका राख में अंतर होगा। इसका राख भारी होगा सूती वस्त्र का, और इसका राख जो होगा क्या होगा? हल्का होगा, है ना। तो लक्षण प्रकट करता है। समझे कि नहीं? राख अपेक्षाकृत हल्की होती है, राख अपेक्षाकृत कैसा होता है? हल्की होती है, हल्की होती है। समझे कि नहीं? बस इतना ही अंतर है। लिनन का भी कपड़ा बिल्कुल सूती के कपड़ा के जैसे ही लक्षण इसमें प्रकट होते हैं। समझे कि नहीं? अब हम रेशमी वस्त्र को पहचानेंगे। किसको पहचानेंगे? रेशमी वस्त्र। रेशम का कपड़ा समझते ही होंगे। तो रेशमी वस्त्र वायु में अगर जलाइएगा तो शीघ्र जलने लगेगा, है ना। रेशमी वस्त्र वायु में जलाने पर शीघ्र जलने लगती है। शीघ्र जलने लगती है। ये सब पहचान को दिमाग में बना लीजिए कि सूती वस्त्र रहेगा, लिनन का कपड़ा रहेगा या रेशम का कपड़ा रहेगा, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे। समझे कि नहीं? हम आपसे पूछ देंगे कि रेशम के कपड़ा की पहचान बताइए, कैसे समझेंगे कि रेशम का कपड़ा है? तो रेशमी वस्त्र वायु में जलने पर शीघ्र क्या हो जाती है? जलने लगती है। इसके जलने पर उसमें से इसके जलने पर उसमें से जो जलेगा ना, तो उसमें से क्या हो जाएगा? पक्षी के जैसे पंख रहता है ना, या हम लोगों का जो बाल है, तो पंछी के पंख या बालों के जलने के समान गंध आती है। आगे समझ में? तो इसके जलने पर उसमें से पक्षी के पंख जैसा या बाल की तरह, बाल जैसा गंध आने लगता है, गंध आने लगता है। आया समझ में? गंध आने लगता है। क्लियर हो रहे हैं? तो आपने क्या क्या किन किन वस्त्रों की पहचान देखा? सूती वस्त्र, लिनन वस्त्र, रेशमी वस्त्र। अब देख लेते हैं ऊनी वस्त्र का। अब किसका देख लेते हैं? ऊनी वस्त्र का। तो चौथा देख लेते हैं ऊनी वस्त्र। तो ऊनी जो वस्त्र है ना, उसका क्या पहचान है? रेशों की पहचान में ऊनी वस्त्र की पहचान कैसे करते हैं? तो ऊनी वस्त्र धीरे धीरे जलते हैं। ऊनी वस्त्र कैसे जलते हैं? धीरे धीरे जलते हैं। ऊनी वस्त्र कैसे जलते हैं? धीरे धीरे, धीरे धीरे जलते हैं। और ये जब जलेगा तो इसके जलने से, है ना, पंख के जलने के समान। कैसे जलने के समान? पंख के जलने के समान गंध आती है। वह धीरे धीरे जलता है ना। जलने पर पक्षी के जैसे पंख होता है ना, पंख के जलने के
समान गंध आती है, गंध आती है। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए पांचवा, ऊनी वस्त्र हम लोग पढ़ लिए। अब देख लेते हैं रेयॉन वस्त्र, जो कृत्रिम वस्त्र है रेयॉन, उसके बारे में देख लेते हैं। रेयॉन वस्त्र, रेयॉन वस्त्र, तो रेयॉन जो वस्त्र है शीघ्रता से आग पकड़ लेगा। कैसे? जैसे आप मच्छरदानी में आग लगे तो नहीं सब जलने लगेगा तुरंत भर में, है कि नहीं? तो रेयॉन का जो वस्त्र होता है वह शीघ्रता से आग पकड़कर, शीघ्रता से आग पकड़कर, समझ में आ रही है बात? शीघ्रता से आग पकड़कर पिघल जाता है। क्या हो जाता है? पिघल जाता है। शीघ्रता से आग पकड़ेगा और क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। इसके जलने पर, इसके जलने पर, है ना, कैसा गंध आएगा? तो कागज की तरह। कैसा गंध आएगा? कागज या रस्सी के समान, कागज या रस्सी के समान, है ना, कागज या रस्सी के समान गंध आती है, गंध आती है। जैसे रस्सी से जलता है ना या कागज जलता है ना, तो उसमें से जो गंध निकलता है उस तरह का गंध आता है इसको जलने पर भी। और एक देख लेते हैं नाइलॉन का। किसका? नाइलॉन का, है कि नहीं? तो नाइलॉन जो होता है, तो शुद्ध नाइलॉन पिघल जाएगा। नाइलॉन कैसा? नाइलॉन शुद्ध। तो शुद्ध नाइलॉन जो होगा, तो शुद्ध नाइलॉन क्या होता है? पिघलने लगती है, पिघलने लगती है ना? शुद्ध नाइलॉन क्या होता है? पिघलने लगती है, लेकिन जलती नहीं है, किंतु जलती नहीं है। आप देखिएगा कोई प्लास्टिक को जलाएगा तो जलेगा नहीं, लेकिन पिघलना शुरू कर देगा। समझे कि नहीं? तो वो नाइलॉन है। क्या चीज है? नाइलॉन है। तो अगर इतना सारा चीजों को पढ़ लिए हैं तो आपका संश्लेषित तंतु समाप्त हो जाएगा। हाँ, बजा सकते हैं। संश्लेषित तंतु क्या हो जाएगा? समाप्त। अब हम लोग देख लेंगे प्लास्टिक के बारे में। किसके बारे में देख लेंगे? प्लास्टिक के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज के बारे में? प्लास्टिक। प्लास्टिक, है ना? तो प्लास्टिक बोलिए या प्लास्टिक भी लिखा हुआ रहता है कहीं, है कि नहीं? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को देख लीजिए। प्लास्टिक क्या है? यह मानव निर्मित पदार्थ है। यह क्या है? मानव निर्मित पदार्थ है। यह मानव निर्मित पदार्थ है। प्लास्टिक कैसा पदार्थ है? मानव निर्मित। पहले प्लास्टिक के बारे में जान लीजिए कि क्या क्या चीज है। तो प्लास्टिक के बारे में आपको बताना होगा या लिखना होगा, तो क्या लिखिएगा? पहला लाइन लिखिएगा, यह मानव निर्मित पदार्थ है कि नहीं? अगर इसको आप गर्म करते हैं, ऐसे करके लिखो, ठीक है ना? गर्म अवस्था में इसे किसी भी प्रकार में आप परिवर्तन कर सकते हैं, है कि नहीं? प्लास्टिक को गला गला करके हम हर एक चीज बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बस वही बात। गर्म अवस्था में, किस अवस्था में? गर्म अवस्था में, ध्यान समझिएगा, गर्म अवस्था में, है ना, इसे किसी भी आकार में, इसे किसी भी आकार में परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। एक लाइन भी लिख सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं इसको प्लास्टिक के बारे में। और क्या लिख सकते हैं? तो प्लास्टिक क्या है? तो यह एक बहुलक है। यह एक क्या है? बहुलक है। यह क्या है? बहुलक है। जिसका सूत्र क्या होता है? तो जिसका उच्च अनुभार, है ना, जिसका उच्च अनुभार यानी कि, है ना, कितना होता है? तो 10 के पावर 3 से लेकर के 10 के पावर 7 तक। याद रखिएगा इस चीज को। 10 के पावर 3 से 10 के पावर 7 तक होता है, ठीक है ना? उच्च अनुभार है। कितना? कैसा अनुभार है? उच्च, है कि नहीं? अब देख लीजिए, जो कुछ प्लास्टिक में, है कि नहीं, कुछ जो प्लास्टिक में एकलकों की जो, मान एकलकों की जो व्यवस्था होती है एक रैखिक होती है।
एक कुछ प्लास्टिक में एकलक की जो व्यवस्था होती है, एकलक की व्यवस्था कैसी होती है? एक रैखिक। कैसी होती है? एक रैखिक। समझे कि नहीं? एक रैखिक व्यवस्था होती है। व्यवस्था कैसी होती है? एक रैखिक। तथा कुछ में एक रैखिक नहीं होगा, वह हो जाएगा क्रॉसबद्ध व्यवस्था। क्रॉसबद्ध व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? क्रॉसबद्ध व्यवस्था पाई जाती है। तो सर ये क्रॉसबद्ध क्या है और एक रैखिक क्या है? तो देखिए ध्यान से, अगर अणु इस तरह से हैं, समझे कि नहीं? आप देखते चलिए, तो ये कैसा है? रेखा में एक रैखिक है। ये कैसा है? एक रैखिक। ये कैसा है मेरे भाई? एक रैखिक है। ऐसा है? एक रैखिक है। ठीक सर, एक कैसा है? एक रैखिक है। लेकिन आप देखिए, क्रॉसबद्ध किसे कहेंगे? तो देखिए ध्यान से, देख रहे हैं? बोलते जाइएगा, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अब बताइए, ये क्रॉसबद्ध हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना? समझ में आ रहा है बात? तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉसबद्ध। ये कैसी व्यवस्था है? क्रॉसबद्ध। तो इसकी व्यवस्था के कारण क्या होता है ना, ये वाला आसानी से प्लास्टिक मुड़ जाएगा। ये वाला प्लास्टिक क्या हो जाएगा? कुछ प्लास्टिक आसानी से क्या हो जाती है? मुड़ी जा सकती है एक रैखिक को। लेकिन इस तरह का रहेगा तो आप कितना हो मोड़िएगा, टूट जाएगा, लेकिन मुड़े उड़ेगा नहीं, यानी कि कड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? कड़ा। तो इसके आधार पर हम लोग दो भाग में इसको बांटते हैं प्लास्टिक को। कितना आधार पर? है ना, दो भाग में बांटते हैं। तो एक को कहते हैं उष्मा सुघट्य, एक को कहते हैं उष्मा दृढ़। है ना, उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। एक हो गया उष्मा सुघट्य प्लास्टिक। क्लियर हो रहा है? तो इसके आधार पर तो इस बात को हम लिख देते हैं कि कुछ प्लास्टिक, है ना, कुछ जो प्लास्टिक है वह क्या होता है? कुछ प्लास्टिक सामग्रियां आसानी से मोड़ी जा सकती है। समझे कि नहीं? कुछ प्लास्टिक जो है आसानी से क्या हो जाती है, या इसका सामान जो है आसानी से मोड़ी जा सकती है, मोड़ी जा सकती है। समझे कि नहीं? और कुछ को मोड़ने के लिए बल लगाना पड़ता है, और कुछ को मोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। बल लगाना पड़ता है। समझ में आ गई बात? कुछ को मोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है ना, और वे टूट भी जाती है, और वे क्या हो जाती है? टूट भी जाती है, टूट भी जाती है। आया समझ में? तो अब देखेंगे उष्मा के प्रति। कैसे? उष्मा के प्रति प्लास्टिक के गुण के आधार पर, है ना, उसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है। प्लास्टिक को कितना वर्गों में? दो वर्गों में। किसके आधार पर? तो उष्मा के प्रति। तो हेडिंग दे देते हैं कि उष्मा के प्रति, है कि नहीं? उष्मा के प्रति प्लास्टिक के गुण के आधार पर, प्लास्टिक के गुण के आधार पर, है ना, गुण के आधार पर इसे दो वर्गों में विभाजित करते हैं। इसे दो वर्गों में विभाजित करते हैं। कितना वर्गों में? दो वर्गों में विभाजित करते हैं। दो वर्ग कौन कौन सा हो गया? तो एक हो गया हमारा उष्मा सुघट्य। क्या हो गया? उष्मा सुघट्य। उष्मा सुघट्य। उष्मा सुघट्य को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। क्या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में? थर्मोप्लास्टिक। समझ में आई बात?
एक हो गया उष्मा दृढ़, उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। तो उष्मा दृढ़ प्लास्टिक को बोलते हैं हम लोग, है ना, थर्मोसेटिंग। क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग। समझ में आई बात है कि नहीं? प्लास्टिक समझ में आ गया बात। अब हम लोग उष्मा सुघट्य के बारे में देख लेंगे। किसके बारे में देख लेंगे? उष्मा सुघट्य प्लास्टिक के बारे में देख लेंगे। किस प्लास्टिक के बारे में देखेंगे? उष्मा सुघट्य प्लास्टिक के बारे में देखेंगे। तो देखिए ध्यान से समझ जाइए बढ़िया से। उष्मा सुघट्य किसको कहेंगे? तो वैसा प्लास्टिक जो, वैसा, आ रहा है कुछ समझ में ना? कोई दिक्कत है? तो वैसा प्लास्टिक जो गर्म किए जाने पर, जो गर्म किए जाने पर, अगर उस प्लास्टिक को आप गर्म किए जाएंगे तो वह मुलायम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मुलायम। तो गर्म किए जाने पर कैसा होगा? मुलायम। तो ठंडा किए जाने पर, तथा ठंडा किए जाने पर, ठंडा किए जाने पर पुनः कठोर हो जाते हैं, पुनः कठोर हो जाते हैं। याद रखिए, आप किसी प्लास्टिक को गर्म कीजिए तो मुलायम हो जाए, अब फिर ठंडा कर दीजिए तो कठोर हो जाए। तो वैसे प्लास्टिक को हम लोग क्या कहेंगे? उष्मा सुघट्य प्लास्टिक। उसको क्या कहेंगे? उष्मा सुघट्य प्लास्टिक है। तो पुनः कठोर हो जाए, क्या कहलाते हैं? उष्मा सुघट्य कहलाते हैं। उष्मा सुघट्य कहलाते हैं। क्लियर हो गया? उष्मा सुघट्य कहलाते हैं। इसका उपयोग कहां कहां होगा? एग्जाम्पल में देख लीजिए उपयोग। तो इसका उपयोग होता है प्लास्टिक का थैला बनाने में। नहीं देखते हैं थैला लेके चलते हैं? थैला बनाने में होता है। बोतल देखते हैं ना, बोतल जिसमें पानी नहीं आता है, तो ये इसी प्लास्टिक का बनते हैं, उष्मा सुघट्य का। क्या क्या चीज? तो आपका हो गया थैला, बोतल, ट्रे देखिएगा, या बरसाती देखिएगा ड्रेस, क्या देखिएगा? बरसाती कोट देखिएगा, जिसको बोलते हैं बरसाती कोट। नहीं पहनते हैं हम लोग? सैंडल भी बनता है, जूता भी बनता है, प्लास्टिक का बनता है कि नहीं बनता है? नहीं देखे जूता प्लास्टिक का जूता जी? तो सैंडल, जूता, ये सब इसी से बनते हैं, उष्मा सुघट्य से। बिजली का तार में, जैसे बिजली का तार बन गया एल्युमिनियम या कॉपर है, तो उसके ऊपर कवर है ना प्लास्टिक का, देखिए तो है कि नहीं? तो ये उष्मा सुघट्य है। कैसा है? उष्मा सुघट्य है। तो वही बात बता रहे हैं, बिजली के तार में, किसमें? बिजली के तार में, कवर के रूप में। बिजली के तार में कैसा? कवर के रूप में। समझे कि नहीं? उसके बाद आप देखिए खिलौना, खिलौना वगैरह बनता है ना प्लास्टिक का। आप कंघी देखे हैं ना, कंघिया, तो प्लास्टिक के ना रहता है। या ब्रश किए हैं तो ऊपर वाला चीज देखते हैं जो मुंह में रगड़ते हैं, तो ये कंघी हो गया। ब्रश, समझे कि नहीं? क्या चीज? ब्रश। ईटीसी बनाने में, ईटीसी बनाने में किस प्लास्टिक का उपयोग करते हैं? तो उष्मा सुघट्य प्लास्टिक का। किस प्लास्टिक का? उष्मा सुघट्य प्लास्टिक का। क्लियर हो गया? अब उष्मा सुघट्य पढ़ लिए, तो हम लोग पढ़ लेंगे उष्मा दृढ़, है ना? क्या पढ़ लेंगे? उष्मा दृढ़। आइए देख लेते हैं उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। उष्मा दृढ़ प्लास्टिक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए, उसको तो गर्म किए थे तो मुलायम हो गया, ठंडा किए तो कड़ा हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। वैसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर, समझे कि नहीं? गर्म करने पर अधिक मुलायम नहीं होते हैं, गर्म करने पर अधिक मुलायम नहीं होते हैं, तथा जिन्हें एक बार में ही इच्छित आकृति में ढाल सके। दोबारा नहीं, एक ही बार में जो बनाना है वो बना लीजिए, ढाल दीजिए। उसी को बोलते हैं क्या चीज? उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। जैसे आप कुर्सी बनाते हैं, तो कुर्सी का प्लास्टिक उष्मा दृढ़ है कि नहीं है? बोलिए। ये जो बना हुआ है प्लास्टिक सब उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। ये सब जो देखिए वहां पे लगा हुआ है होल्डर वगैरह, तो उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। समझे कि नहीं है? ये बार बार अति नहीं होगा, है ना? एक बार आसानी से गर्म भी नहीं होगा, एक बार जब उसको सांचा में इस तरह का बना लिए, मान लीजिए कुर्सी बना लिए, दोबारा उसको पिघला करके दूसरा चीज नहीं बना सकते, वो खराब हो गया, फिर उसको गलाइए बढ़िया से, तब दूसरा चीज बना सकते हैं। आ गया समझ में? तो यही बात बोल रहे हैं कि वैसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर, वैसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर, जो क्या करने पर? गर्म करने पर
अधिक मुलायम नहीं होते हैं, अधिक मुलायम नहीं होते हैं, अधिक मुलायम नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात है। तथा एक बार में ही, तथा एक बार में ही, समझ में आ रही है बात, एक बार में ही इच्छित आकार में ढल सकते हैं, इच्छित आकार में ढाल सकते हैं, ढाल सकते हैं। क्या कहलाता है? उष्मा दृढ़ प्लास्टिक कहलाता है, उष्मा दृढ़ प्लास्टिक कहलाता है। कोई दिक्कत बाबू? कहलाता है। क्लियर हो गया? उपयोग देखिए कहां कहां इसका उपयोग है, समझ जाइएगा। आप देख लीजिए, पंखा को ऑफ ऑन जो करते हैं प्लास्टिक है, वो भी प्लास्टिक है, स्विच वगैरह प्लग वगैरह ही सब जो है, समझे कि नहीं है? या ट्यूबलाइट में देखिए ऊपर से दिया हुआ है कवर उभर सब चीज, क्या चीज का है? प्लास्टिक का है, समझे कि नहीं? तब विद्युत प्लग बनाने में, किसको बनाने में? विद्युत प्लग। और क्या चीज बनाने में? स्विच, है ना? क्या क्या चीज? प्लग, स्विच। रेडियो का जो कवर आता है, रेडियो का, टीवी का जो देखते हैं, टीवी में सब जो देख रहे हैं ना, सब सारा चीज सब तो यही प्लास्टिक है। तो कौन प्लास्टिक है? उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है, समझे कि नहीं? बोलिए नहीं रहा है, समझ में आ रही है बात? तो इसका बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। अच्छा, एक उदाहरण सब में हम नहीं दिए, उदाहरण भी दे देंगे सब में, इसका भी उदाहरण दे देंगे। तो हम बता रहे हैं उपयोग खाली डायरेक्ट, समझे कि नहीं? एग्जाम्पल भी हम दे देते हैं, रुक जाइए थोड़ा देर में। तो प्लग बनाने में, स्विच बनाने में, रेडियो बनाने में, टीवी वगैरह सब बनाने में इसका उपयोग होता है। और क्या होता है? मोटर पार्ट्स भी बनता है इसका। क्या बनता है? मोटर पार्ट्स, है ना? पूरा मजबूत मजबूत मोटर पार्ट्स आता है वो। आप देखिएगा फर्श पर बिछाने के लिए, देखते हैं आपका कंप्यूटर और रूम में बिछल है ना, तो क्या चीज है? टाइल्स कहिए उसको। टाइल तो मान लीजिए कि पत्थर हो गया, और लेकिन टाइल्स नहीं, नहीं बिछाने के लिए आता है पूरा मोटा मोटा, तो कारपेट कहलाता है ना? तो कारपेट, फर्श का कारपेट, फर्श का क्या हो गया? कारपेट। तो यह उष्मा दृढ़ प्लास्टिक रहता है। कैसा प्लास्टिक रहता है? उष्मा दृढ़ पदार्थ। अब जैसे देखिए कोई खाद्य पदार्थ है, तो आप देखिएगा प्लास्टिक के डिब्बा में रखल रहता है, जैसे हॉर्लिक्स वगैरह को देखिए डिब्बा में आता है, या अन्य चीजों को आप देखिएगा डिब्बा उब्बा में बनता है, तो डिब्बा भी बना जाता है इसी से, समझे कि नहीं? तो ये आप समझ सकते हैं, खाद्य पदार्थ को रखने के लिए डब्बा, खाद्य पदार्थ को रखने वाला डब्बा। देखिए ना भाई, अथी भी आता है ना, जैसे पंछी तेल भी डब्बा में आता है ना, या बहुत सारे सामान आते हैं ना डिब्बा उब्बा में, बड़ा बड़ा, जैसे आप लोगों को रिफाइन वगैरह भी डब्बा में मिलता है, या मोबिल वगैरह भी देखते हैं डब्बा उब्बा में रहता है सब, तो ये सब इसी से बनता है। तो फर्श का कारपेट, खाद्य पदार्थ का डब्बा है ना, मोबिल का डब्बा इत्यादि, मोबिल का डब्बा इत्यादि। नहीं जी, ये सब क्या है? बनाने में, इटीसी बनाने में किसका उपयोग होता है? उष्मा दृढ़ प्लास्टिक का। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि सर एग्जाम्पल में क्या क्या चीज हो सकता है, तो एग्जाम्पल में देखिएगा, मेलामाइन बेकेलाइट इसका उदाहरण है। बेकेलाइट, मेलामाइन, मेलामाइन इसका उदाहरण हो सकता है। इसमें देखिए तो उष्मा दृढ़ प्लास्टिक में इसका एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? तो इसका एग्जाम्पल में तो आसानी से गलने वाला चीज है, तो आप पॉलीथीन लेते हैं ना सब्जी उब्जी, तो इसका उदाहरण में हो सकता है पॉलीथीन। और क्या उदाहरण हो सकता है इसका? तो इसका उदाहरण और हो सकता है क्या चीज है ना? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, समझे कि नहीं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग कहते हैं पीवीसी। क्या कहते हैं? पीवीसी। समझ में आ गई बात है? तो ये हो गया उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। प्लास्टिक होता क्या है? तो ध्यान से समझिएगा, प्लास्टिक के बारे में कुछ बातें हम बताते हैं, समझे कि नहीं? प्लास्टिक और प्लास्टिक क्या हो सकता है? तो प्लास्टिक देखिए, पहला चीज, प्लास्टिक जो है अक्रियाशील होता है। प्लास्टिक क्या होता है? अक्रियाशील। प्लास्टिक अक्रियाशील होता है, देखिएगा अक्रियाशील होता है। अक्रियाशील का मतलब क्या है? जैसे लोहा देख लीजिए, लोहा को आप अगर छोड़ दीजिएगा तो पानी में पड़ करके जंग लग जाएगा। जंग क्यों लगा? तो क्रियाशील है।
आप एल्युमिनियम ले लीजिएगा तो काला हो जाएगा, चांदी ले लीजिएगा तो काला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो सब क्रियाशील है। लेकिन प्लास्टिक को आप जैसे फेंक दिए हैं तो न उस पर धूप का प्रभाव है, न नमी का प्रभाव पड़ रहा है, न जल में भी कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ रहा है, यानी कि वह क्या है? अक्रियाशील है। वह क्या है? अक्रियाशील है। समझ में आ रही है बात? है उस पर कोई जंग लगता है प्लास्टिक में? कुछ नहीं होगा उसको, तो वो अक्रियाशील हो गया। समझे कि नहीं? और दूसरा देख लीजिए प्लास्टिक क्या होता है। तो प्लास्टिक जो है बाबू हल्का, सबल माने मजबूत और टिकाऊ होता है कि नहीं? तो प्लास्टिक और क्या होता है? तो प्लास्टिक जो होता है भैया वो सबल होता है, और जैसे आप लोहा का कुर्सी जितना बड़ा ही बनाया हुआ है, जो कुर्सी लगा हुआ है या टूल लगा हुआ है, इतना ही बड़ा लोहा का ले लीजिए, इतना ही बड़ा लकड़ी का ले लीजिए, दोनों में वजन किसमें ज्यादा होगा? लोहा ऐसा वाला में ज्यादा होगा, इसमें वजन कम होगा। तो वही लिखे हैं कि सब मजबूती भी उससे कम नहीं रहता है, और हल्का होता है। कैसा होता है? हल्का। तो वही बतिया लिखे हैं कि यह कैसा होता है? हल्का एवं टिकाऊ होता है। एवं क्या होता है? टिकाऊ होता है। इसीलिए तो आज के डेट में देखते हैं हर एक चीज प्लास्टिक का आ गया। यहां तक कि आप बोरिंग भी करवाते हैं तो पहले लोहा के पाइप अंदर में दिया था, अब प्लास्टिक के पाइप भी आता है। नहीं समझे कि नहीं? सब जगह प्लास्टिक का यूज है। आप देखिए पानी चढ़ाने के लिए जो पाइप लगाते हैं, बिजली के तार बनाने के, बिजली को मैंने वायरिंग करने के लिए लगाते हैं, सब तो प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक युग हो गया। अब युग कैसा आ गया? प्लास्टिक का युग आ गया। समझे कि नहीं? इस युग को हम लोग क्या, पहले था ताम्र युग, तांबा का युग, कांस्य युग, कांसा का युग है ना, पत्थर का युग कहलाता था। आज का जो युग है, आधुनिक युग, किस चीज का युग है? प्लास्टिक युग है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक युग, है ना? क्या बोलते हैं? प्लास्टिक युग। हर एक चीज आपको प्लास्टिक का मिलेगा, कुर्सी, बैठने वाला, सारा चीज प्लास्टिक का ही होगा। कोई है क्या? एक मिनट, प्लास्टिक युग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिक युग। और यह क्या है? यह जो है अल्पचालक होता है। क्या होता है? प्लास्टिक अल्पचालक होता है। अल्पचालक होता है। अल्पचालक होता है। अल्पचालक का मतलब हो गया कि करंट वगैरह प्रवाहित कीजिएगा तो ज्यादा प्रवाहित इसमें नहीं होगा। अब तो भी समाप्त हो गया, मोबाइल भी समाप्त हो गया। अब एक ही को टॉपिक रह गया है, प्लास्टिक एवं पर्यावरण। क्या रह गया है? प्लास्टिक एवं पर्यावरण। अगर ये हो जाएगा तो पूरा चैप्टर में समाप्त हो जाता है। प्लास्टिक एवं पर्यावरण हो गया। देखिए प्लास्टिक का निपटारा बहुत आसान नहीं है। प्लास्टिक का निपटारा बहुत आसान नहीं है भैया। ये प्लास्टिक का यूज हमको कम करना है, समझे कि नहीं? ये सड़बे गलबे नहीं करता है और रहेगा वैसी पड़ा हुआ, और वातावरण को है ना क्या कर देगा? हानि पहुंचाएगा। समझे कि नहीं? तो वही बात लिख रहे हैं कि प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक का जो है निपटारा एक बड़ी समस्या है। निपटारा क्या है? एक बड़ी समस्या है। और पर्यावरण पर इसका दूषित प्रभाव पड़ता है, बड़ी समस्या है कि नहीं? इसका कारण यह है कि इसका कारण क्या है कि ऐसा है कि वे पदार्थ जो प्राकृतिक अपघट को, वे पदार्थ जो प्राकृतिक अपघट को, है कि नहीं? प्राकृतिक अपघट को, जैसे जीवाणु द्वारा, है कि नहीं? जीवाणु द्वारा क्या होता है? तोड़े नहीं जा सकते हैं। जैव अच्छा नहीं, इसका वे पदार्थ जो प्राकृतिक अपघट को द्वारा, जैसे जीवाणु द्वारा तोड़े जा सकते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। समझे कि नहीं? जो टूट गया, जो सड़ गल गया, खत्म हो गया कुछ दिन के बाद, तो जैव निम्नीकरण हो गया। अब वे पदार्थ, है कि नहीं? वे पदार्थ जो प्राकृतिक अपघटकों जैसे जीवाणु द्वारा तोड़े नहीं जा सकते, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अजैव अनिम्नीकरण। जैव अनिम्नीकरण
कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक को क्या जीवाणु खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे जैव अनिम्नीकरण। लेकिन आप फल फेंक देते हैं, छिलकोइया फेंक देते हैं, कागज फेंक देते हैं, लकड़ी बांस वगैरह फेंक देते हैं, तो कुछ दिन में सड़ खत्म हो जाता है कि नहीं खत्म हो जाता है? तो वो हो गया जैव निम्नीकरण। तो ये सड़ता ही नहीं है, इसको कोई खाता ही नहीं है, इसीलिए यह पर्यावरण के लिए समस्या है। प्लास्टिक आप लेते हैं ना सब्जी उब्जी, अब बाहर फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक गलबे नहीं करता है, समझे कि नहीं? वो दूषित कर देता है। जैसे देखिए, आपको हम कुछ बात बता देते हैं। क्या बता देते हैं? ध्यान से समझिए। एक तरह लिख देते हैं कचरा के प्रकार। कचरा के प्रकार, यही लास्ट टॉपिक है। अगर ये हो जाएगा तो खत्म हो गया चैप्टर, समझे कि नहीं? एक दिन देखते हैं अपघटन में लगा समय। अपघटन में लगा समय कितना उसको माने अपघटन में समय लगता है, मैंने हटने में पर्यावरण से कितना समय लगता है। और इसको हम लोग क्या कहें? कचरों की प्रकृति क्या होगी? कचरों की प्रकृति क्या होगी? तो देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। हम ले लेते हैं आपका फल का छिलका, क्या ले लेते हैं? पौधा का अवशेष। क्या ले लिए? पौधा का अवशेष, समझे कि नहीं? और क्या ले लिए? और ले लिए हम फल। और क्या ले लिए? सब्जी का छिलका, सब्जी का छिलका वगैरह ले लिए, समझे कि नहीं? इस तरह से हम लोग ले लिए। तो अगर आप इसको कहीं बाहर फेंक देते हैं तो कितना दिन में मैंने खत्म हो जाता है? तो 1 से 2 दिन में, 1 से 2 हफ्ता में भी कर दीजिए ना, हफ्ता में समाप्त हो जाएगा। कोई ना कोई जीवाणु उसको खत्म कर देगा खा पी करके, समझे कि नहीं? तो यह क्या हो गया? कचरों की प्रकृति क्या होगी? जैव निम्नीकरण। इसको क्या बोलेंगे? जैव निम्नीकरण। क्लियर हो गया? आप कागज को फेंकते हैं, किसको फेंकते हैं? कागज को। तो कागज अगर फेंक दिए तो कितना दिन में अपने से खराब हो जाएगा? अपना कितना दिन में खत्म हो जाएगा? तो 10 से 30 दिन में। कितना दिन में? 10 से 30 दिन में अपघटन हो जाएगा, मैंने समाप्त हो जाएगा। तो ये भी हो गया क्या चीज? जैव निम्नीकरण। क्या हो गया? जैव निम्नीकरण। तीसरा चीज आप ले लेते हैं जैसे सूती कपड़ा। क्या ले लिए? सूती कपड़ा। सूती कपड़ा को फेंक दिए, कितना दिन में अपने से डिस्ट्रॉय हो जाएगा? तो 2 से 5 महीना में।